हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये महिला सुपरवाइजर की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपका 13 जुलाई को एग्जाम में होने वाला है। उसमें अगर हम बात करें तो जो आपका सिलेबस का जो प्रथम खंड है उसका ख टॉपिक प्रबंधकीय गुण, इसमें हमने सारे टॉपिक कर लिए जो आपके बड़े बड़े थे। जैसे आपका नेतृत्व विकास, संप्रेषण, समय प्रबंधन, सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन। अब इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वो कौन सा है? जो आंतरिक गवर्नेंस में आपके आते हैं। आंतरिक गवर्नेंस में जो आपके टॉपिक आते हैं ना, कौन कौन से है? दो, एक तो आपका ग्रुप वर्क है और एक आपका टीम वर्क है। ये दो टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूंगी, टाइपिंग के लिए गए हुए हैं। जल्द जैसे ही आते हैं मैं आपको कल या परसों के क्लास में करवा दूंगी। तो अब जब हमारा है यानी प्रबंधक के गुण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वहां से इसका रिवीजन कर लेना। कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप क्लास ले लेना, और लेकिन उसका रिवीजन करते रहना। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। मैंने आपको जो पहला टॉपिक है नेतृत्व विकास, उसके एमसीक्यू करवा दिए हैं। अब मैं करवा रही हूँ आज की क्लास में आपको संप्रेषण के आपके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो। फिर आपके टाइम मैनेजमेंट के हो गए, सामुदायिक संगठन मोबिलाइजेशन के हो गए, इनके करवा के फिर मैं इसके मिक्स आपको एमसीक्यू करवाऊंगी। अब ये अलग अलग इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके कोई भी किसी भी एक पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो वो आपकी कवर हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर 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 ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पर आपको नई नई अपडेट भी मिलते रहे और इस का सारा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाए। चलते हैं, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह वह माध्यम है यह वह माध्यम या विधि है जिसका उपयोग संचार प्रक्रिया में संदेश प्रसारित करने के लिए किया जाता है। प्रतिक्रिया, चैनल, शोर और एनकोडिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चैनल। यानी वो कौन सा मीडियम या विधि है जिसका उपयोग संचार प्रक्रिया में मैसेज को प्रसारित करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है चैनल के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह संदेश परिदत होने के बाद प्रेषक को यानी सेंडर को प्राप्तकर्ता से यानी रिसीवर से प्राप्त प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। तो कौन सी चीज है जो संदर्भित करती है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया और शोर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। अब समझो, जब मैंने आपको ये कम्युनिकेशन करवाया था तब आपको बताया था कि जो आपका संचार होता है इसमें हमारी फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट हमारा होता है आपका प्रेषक यानी सेंडर। उसके बाद आता है मैसेज, उस मैसेज को सेंडर भेजता है। उसके बाद उसकी एनकोडिंग होती है। उसके बाद जब वो रिसीवर के पास जाता है तो उसकी डिकोडिंग होती है। फिर उस रिसीवर उसको प्राप्त करता है, फिर फीडबैक भेजता है। ठीक है, फिर उसके लास्ट में एक नॉइस शोर होता है जिसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा भी बोलते हैं। तो आपको आई होप अच्छे से वो याद भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इनमें कौन सा है जो अंतिम चरण है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया और हस्तांतरण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन? एनकोडिंग तो पहले आ जाता है, उसके बाद डिकोडिंग होता है यानी ट्रांसफर होता है, और फिर आपके होते हैं प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, जो अभी हमने बात की थी फीडबैक की, उस फीडबैक की इसने बात की है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो लास्ट चरण होता है इन ऑप्शंस में वो कौन सा होता है? आपका फीडबैक, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौखिक संचार का रूप नहीं है? यानी मौखिक रूप से नहीं होना। बोला जा रहा है तो वो मौखिक ही हो रहा है। उसके बाद लिखना, राइटिंग, वो भी है। इशारे, ठीक है, सुनना, लिसनिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इशारों में कुछ हो सकता है क्या? हाँ, बोला जा रहा है उसको सुना जा सकता है, लिखा जा रहा है उसको पढ़ा जा सकता है, सुन रहा है वो भी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन यानी मौखिक रूप में हो रहा है, यानी अगला बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हो रहा है मौखिक संचार है। लेकिन इशारों का इसका कुछ नया सुन रहा है ना बोल रहा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन।
एनकोडिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल है, यानी एनकोडिंग किसे कहा जाता है? संदेश भेज रहा हूं, संदेश प्राप्त हो रहा है, संदेश को डिकोड करना और संदेश को प्रतीकों या भाषा में परिवर्तित करना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एनकोडिंग का क्या मीनिंग है? ये प्रक्रिया क्या है जिसमें जो आपके सिंबल प्रतीक होते हैं या फिर भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है, वो होता है आपका क्या? एनकोडिंग। डिकोडिंग होता है कि अगले वाला है वो उस भाषा में, जिस भाषा में वो समझ रहा है उसमें उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी हो जाएगा। अगला, यदि प्रतिक्रिया का अभाव हो तो क्या होगा? नास्तिकता, दखल अंदाजी, संचार बाधा और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो अपन को पता चल जाएगा कि जो आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स है वो हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। एक प्रतिक्रिया का भाव होगा, फीडबैक नहीं होगा, तो संचार में बाधा आएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संदेश भेजने वाला व्यक्ति कौन है? प्राप्तकर्ता रिसीवर, प्रेषक सेंडर, चालक सफाई वाला। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ऑप्शन ए बी, कि जो प्रेषक है यानी जो सेंडर है वो होता है संदेश भेजने वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बी। अगला क्वेश्चन, श्रीमान रमन एक्स वाई जेड लिमिटेड के कर्मचारी है, यानी जो ये कोई है मिस्टर, ये कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई है कंपनी, उसके कर्मचारी है। उनका ड्रेस कोड किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? उनका जो ड्रेस कोड है वो किस प्रकार के संचार का है, वो उदाहरण है? मौखिक, वर्बल, अशाब्दिक, ठीक है, नॉन वर्बल, लिखा हुआ, रिटर्न, बोली जाने वाली, स्पोकन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ड्रेस कोड के बारे में बोला है तो ये क्या होगा? नॉन वर्बल होगा, ठीक है, यानी अशाब्दिक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट्सएप आमने सामने, पत्र, ईमेल, टेलीफोन के उदाहरण है, यानी ये किस चीज के उदाहरण है? किसी ने व्हाट्सएप किया, आमने सामने से बोला, पत्र भेजकर आगे वाले को सूचित किया, ईमेल भेजकर किया, टेलीफोन के द्वारा किया। तो यह संदेश है, ये प्रतिक्रिया है, ये मीडियम है या एनकोडिंग है? आप देखो, संदेश तो नहीं है, क्यों कि व्हाट्सएप से कुछ भेजा है, तो जो भेजा है वो संदेश होगा। आमने सामने जो बोला है वो संदेश होगा। पत्र में जो लिखा है वो संदेश होगा। ईमेल में जो लिखा है वो संदेश होगा। और टेलीफोन में जो बोलकर कहा गया है तो वो क्या होगा? एक मैसेज या संदेश होगा। तो ये तो नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया भी नहीं है, प्रतिक्रिया भी जो लिख कर आएगी, आमने सामने दी जाएगी, वो हो जाएगी, तो प्रतिक्रिया भी नहीं हो सकती। एनकोडिंग क्या होता है कि जो अपन संदेश या मैसेज भेज रहे हैं उसको उस प्रतीकों में या भाषा में चेंज करना, परिवर्तित करना, वो होता है एनकोडिंग। तो आपका बच गया कौन सा? ऑप्शन सी, मीडियम। यानी व्हाट्सएप क्या है? एक मीडियम है आगे वाले तक अपनी बात पहुंचाने का। आमने सामने बैठकर अपन क्या कर रहे हैं? बात बता रहे हैं, बात सुन रहे हैं, तो वो क्या है? एक मीडियम है। पत्र भी एक मीडियम है, ईमेल, टेलीफोन, ये भी एक क्या है? मीडियम है, यानी माध्यम है। संचार का क्या है? माध्यम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आई होप आपको जो मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे के सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको अच्छे से इजी वे में समझा भी रही हूँ। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन अपना भी फीडबैक दिया करो ताकि हमें पता चले कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो। आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ, काफी ज्यादा बच्चों को इससे हेल्प हो रही है, तो मैं और ज्यादा मोटिवेट हूँ, टाइम टू टाइम आपके लिए कंटेंट है वो लाती रहूं। इसका तात्पर्य किसी संगठन के भीतर उसके सदस्यों के बीच संचार से है। किसका? बाहरी, औपचारिक, अनौपचारिक और आंतरिक। यानी कौन से संचार का तात्पर्य किसी संगठन के भीतर उसके सदस्यों के बीच संचार है? ये क्या है? ये संचार के प्रकार मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? बाहरी, एक्सटर्नल, औपचारिक, फॉर्मल, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, आंतरिक, इंटरनल। तो भीतर बोला है तो यानी इंटरनल, आंतरिक। राइट आंसर ऑप्शन है डी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, जब भी संचार में अस्पष्ट धारणाएं बनाई जाती हैं तो इसके परिणाम और हो सकते हैं कौन से? सूचना अधिभार, चयनात्मक धारणा, योजना की कमी, भौतिक बाधाएं, समय पूर्व मूल्यांकन, खराब सुनना,
भ्रम और गलतफहमी। जब भी संचार में अस्पष्ट धारणाएं बनाई जाती है तो इसके परिणाम और भी हो सकते हैं, यानी इसके परिणाम ये हो सकते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, भ्रम हो सकता है और गलतफहमी भी हो सकती है, जब अपन को अस्पष्ट धारणाएं बनाकर उस चीज का परिणाम में पता चलता है। तो भ्रम हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, उनकी राय, तथ्य या भावनाओं का आदान प्रदान करता है? संचार, संयोजन, बातचीत और संबंध। तो सभी को पता है कम्युनिकेशन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अब आप देख लीजिए इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। जितने मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करवाऊं उनमें से आप बताना कि मैंने इतने में से मैम इतने क्वेश्चन है वो सही किए हैं, वो चीज आपको बतानी है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि ये टॉपिक हमने 4 से 5 दिन पहले किया था। अगर आप लोगों ने इसको रिवाइज नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है अपना, ये जो टॉपिक है, ये ज्यादातर हम नहीं पढ़ते, कुछ एक आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप जब तक इसका रिवीजन नहीं करोगे, अच्छे से उसको कवर नहीं करोगे, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं अलग अलग सब्जेक्ट में इसमें आपके टॉपिक वाइज है एमसीक्यूज ला रही हूं, ताकि आप पहले उसको समझ पाओ, फिर उनके मिक्स क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आऊं। निम्नलिखित में से किसमें संचार के स्रोत का पता लगाना बहुत कठिन है? उद्रव संचार में, लंबवत संचार में, पार्श्व संचार में, अनौपचारिक संचार में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संचार, यानी आपका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें। अब मैंने आपको बताया था कि जो संचार है वो दो प्रकार के होते हैं, आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके 3 प्रकार का होता है, आपका लंबवत होता है, हॉरिजेंटल होता है, और आपका क्या होता है, विकिरणता भी होता है। ठीक है। फिर भी मैंने इसमें जो लंबवत है उसके प्रकार बताए थे, ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, उसमें भी मैंने एग्जाम्पल बताए थे। तो जो मैंने इसके आपको प्रकार बताए हैं उसमें तो अपन संचार के स्रोत का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, वो लंबवत है, या फिर वो आपका क्या है, आपका हॉरिजेंटल है, या फिर वो विकीर्णता है। तो इसमें अपन को पता चल जाता है। लेकिन जब वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, यानी उसका कोई डाटा ही नहीं होता, तो उसका हमें पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि इसमें संचार का स्रोत है वो क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दार्थ संबंधित बाधाओं का एक प्रकार नहीं है? मैंने आपको बाधाएं इसमें संसार से रिलेटेड जो भी प्रतिबाधाएं बाधाएं थी वो करवाई थी, आपने पढ़ी होगी, रिवाइज भी किया होगा। तो इसमें पूछा है शब्दार्थ संबंधित बाधाओं का एक प्रकार नहीं है। अलग अलग अर्थ वाला प्रतीक, अस्पष्ट धारणाएं, तकनीकी शब्द जाल और ध्यान की कमी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन है वो क्या है? औपचारिक संचार है, विकिरण संचार है, डायगोनल, अनौपचारिक इनफॉर्मल है, या संचार में बाधा है यानी बैरियर है आपके कम्युनिकेशन में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ग्रेप वाइन है, ये क्या है, आपके अनौपचारिक संचार है। जब मैंने ये आपको बताया था कम्युनिकेशन, तब आपको बताया था कि इनफॉर्मल जो होता है कम्युनिकेशन होता है उसमें ना तो कोई डाटा होता है, उसमें गोसिप वाला होता है, ग्रेप वाइन वाला होता है, और भी कई चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आपने रिविजन किया है तो आपको याद होगी। आगे बढ़े। औपचारिक संचार कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक संचार कितने प्रकार के होते हैं? क्षैतिज संचार, लंबवत संचार, विकिरण संचार और ऊपर के सभी। तो आप सभी को ये तो अच्छे से याद होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको ये बार बार रिवीजन करवा कर रटवा ही दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अभी भी मैंने दूसरे तीसरे पहले जो क्वेश्चन करवाया था ना अब इससे, तो उसमें भी मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सिमेंटिक में बाधाएं संबंधित है, सिमेंटिक में बाधाएं संबंधित है। संगठनात्मक बाधाएं, भाषा और अर्थ संबंधित मुद्दे, मनोवैज्ञानिक बाधाएं,
और व्यक्तिगत बाधाएं। अगर सिमेंटिक में बाधाएं की बात करें तो यह आपके लैंग्वेज से संबंधित हो सकती है, मीनिंग से रिलेटेड इश्यू होंगे वो आपके होंगे। तो आपके लैंग्वेज और मीनिंग से रिलेटेड इश्यू, भाषा और अर्थ संबंधित मुद्दे इसमें आएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लंबी ऐदी श्रृंखला किस प्रकार की संचार बाधा है? लंबी ऐदी श्रृंखला, व्यक्तिगत बाधा, भाषा संबंधित मुद्दे, संगठनात्मक भाषाएं, मनोवैज्ञानिक बात, आपके मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तो आपको पता है ऐदी श्रृंखला से रिलेटेड होंगे वो आपके पर्सनल नहीं हो सकते, लैंग्वेज के नहीं हो सकते, ना ही साइकोलॉजिकल हो सकते। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर्स होंगे वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? अर्थ संबंधित, सक्रिय स्वर्ण कौशल, सांस्कृतिक बाधाएं और शारीरिक दूरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय स्वर्ण कौशल है वो नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये और तो हमने पढ़ी है, ये नहीं पढ़ा तो यानी ये नहीं होता। अगला, जब विश्वास की कमी या निर्णय का डर होता है तो किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है? शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, सांस्कृतिक बाधा या भाषाई बाधा। तो अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है यानी मनोवैज्ञानिक बाधा होती है। जब अपन में विश्वास की कमी हो या अपन को डिसीजन लेने में डर होता है, डिसीजन का डर होता है, तो वो आपकी बाधा है वो मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, संचार का अर्थ दूसरों के साथ सूचना, भावना और विचार का होता है। प्राप्त करना, आदान प्रदान, संदेश देना और उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि संचार का अर्थ दूसरों के साथ सूचना, भावना और विचार का एक्सचेंज करना होता है, यानी आदान प्रदान करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संचार एक लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ है, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये आपके कम्युनिस्ट से लिया गया है, कम्युनिस्ट से लिया गया है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और ये आपके जो आपका कॉमन शब्द है, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य, जिसका अर्थ क्या होता है सामान्य। मैंने जब ये आपको कम्युनिकेशन का टॉपिक करवाया था फर्स्ट लाइन में यही चीजें आपको समझाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समुदाय, साझा करना, सामान्य और मार्क्सवादी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सामान्य। संचार एक लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ कॉमन होता है यानी सामान्य होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचानिए। प्रेषक, सेंडर, संदेश, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, डिकोडिंग, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक और आपका सेंडर। हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि सेंडर बाद में आ रहा है, सॉरी सेंडर नहीं है, रिसीवर बाद में आ रहा है और फीडबैक आपको पहले मिल गया, तो ये क्रम नहीं हो सकता। यहाँ पर पहले आ गया सेंडर, फिर डिकोडिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सेंडर के बाद एनकोडिंग तो आ सकती है, डिकोडिंग नहीं आएगी, तो ये भी नहीं होगा। आपका सेंडर आ गया, मीडियम आ गया, डिकोडिंग आ गई, मैसेज आया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सही क्रम है वो आपका ऑप्शन सी होगा। क्यों? सेंडर आ गया, उसके बाद मैसेज आ गया, मैसेज की एनकोडिंग हुई, फिर मीडियम आया, फिर उसकी डिकोडिंग हुई, फिर रिसीवर ने प्राप्त किया, फिर उसने फीडबैक भेजा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन है सी होगा। जिस प्रकार मुझे ये याद हो रखा है आपको भी ये याद है होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रेषक, सेंडर, संदेश, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, माध्यम, डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक। आगे बढ़े, संचार एक है वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस। ये क्या है? थ्री वे प्रोसेस, चार तरह की प्रक्रिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू वे प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? टू वे प्रोसेसर। तो कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेसर, टू वे प्रोसेस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अधोरमुखी संचार से संचार के प्रभाव को संदर्भित करता है। एक विभाग प्रबंधक का दूसरे विभाग से, श्रेष्ठ से अधीनस्थ से यानी ऊपर से नीचे, या फिर अधीनस्थ से श्रेष्ठ यानी नीचे से ऊपर, और उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, सुपीरियर से
सबऑर्डिनेट में आ जाएगा, यानी श्रेष्ठ से अधीनस्थ आ जाएगा, जिसमें अधोरमुखी होता है। अधोरमुखी यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर यानी श्रेष्ठ से अधीनस्थ, अधोरमुखी यानी नीचे की ओर। ठीक है, अधोरमुखी यानी नीचे की ओर। ये क्या होगा, श्रेष्ठ से अधीनस्थ, यानी आपका जो आपका क्या बोलते हैं इसको, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। हाँ, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। ठीक है, अधोरमुखी यानी नीचे की ओर। राइट आंसर ऑप्शन है बी। और नीचे से ऊपर से नीचे की ओर होता है, किसका आता है, ये आपके लंबवत जो संचार आता है, प्रकार आता है, उसमें आता है, यानी फॉर्मल में आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है ये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। उद्धर्व संचार से संचार के प्रवाह को संदर्भित करता है। उद्धर्व संचार से संचार के प्रवाह को संदर्भित करता है। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। एक आता है आपका अधोमुखी, ये क्या है, अधोरमुखी। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है उद्धर्व संचार। तो ये आपका क्या है, उद्धर्व संचार। संचार यानी मैंने जो आपको बताया था कि जो आपका फॉर्मल संचार है, फॉर्मल संचार है, उसके टाइप आते हैं आपके लंबवत। लंबवत, ठीक है, और लंबवत के दो पार्ट होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, एक तो डाउनवर्ड होता है। हाँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा ना, मैं कंफ्यूज होंगी ना आप। डाउनवर्ड और एक होता है अपवर्ड। एक क्या होता है, अपवर्ड। अपवर्ड का अर्थ क्या होता है, ऊपर की ओर। अपवर्ड का अर्थ होता है ऊपर की ओर। डाउनवर्ड का होता है नीचे की ओर। नीचे की ओर डाउनवर्ड में क्या होगा, ऊपर तो श्रेष्ठ होगा, यानी उच्च होगा। ठीक है, उच्च से अधीनस्थ, उच्च से अधीनस्थ होगा, अधीनस्थ होगा। अपवर्ड होता है, उसमें क्या होगा, अधीनस्थ से, अधीनस्थ से क्या होगा, श्रेष्ठ की ओर या फिर उच्च की ओर होगा। तो इसमें आप याद रखना, अधोरमुखी का अर्थ होता है डाउनवर्ड, और आपके उधरमुखी का अर्थ होता है अपवर्ड। ये दो चीजें आप याद करोगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब जो अधोरमुखी, अधोरमुखी यानी डाउनवर्ड हो गया, तो इसका क्या होगा कि सुपीरियर से अपने सबऑर्डिनेट की तरफ आएंगे, श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर आएंगे। और जब अपना बात आती है अपवर्ड की, तो अपवर्ड में क्या होता है कि अपने किससे आते हैं, सुपीरियर से, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ की तरफ आते हैं, अधीनस्थ की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधीनस्थ से श्रेष्ठ, यानी ऑप्शन है सी हो जाएगा। ऑप्शन है सी हो जाएगा। तो ये मैंने 26 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से समझाए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इजी रूप में आपको समझाया है, जितना आपको सरल तरीके से आपको समझ में आ सकता था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर दे बताना, यानी अपना फीडबैक है वो जरूर देना। अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।